स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बॉर्डर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम सैनी आज ओचाना कला के दौरे पर रहेंगे। ओचाना में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सीएम सैनी नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं, तो स्थानीय नेताओं से भी मिलेंगे आज सीएम सैनी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम सैनी कई नई योजनाओं का जो सौगात है वो आम जनता को दे सकते हैं। ऊंचाई कला के आज इस दौरे पर सीएम सैनी पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान ही कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर बता रहे, जहां पर स्थानीय नेताओं से आज सीएम सैनी मुलाकात करेंगे। आज ओचाना कला दौरे पर है और इस दौरान ही तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो प्रस्तावित है, जिसको लेकर के सीएम सैनी आज ओचाना कला में तमाम ऐसे योजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। जहां सीएम सैनी आज ओचाना कला के दौरे पर रहेंगे। हरियाणा का सीएम आज दौरा करते हुए स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान ही स्थानीय नेताओं को कई ऐसे दिशा निर्देश हैं जो देते हुए नजर आएंगे। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुकल, जहां सीएम योगी ने राहत कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। तूफान ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, जिसको लेकर के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। फसल नुकसान का सर्वे पर रिपोर्ट भेजो। सीएम योगी ने कहा जनहानि पर तत्काल राहत राशि दिया जाए। सीएमओ की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीते दिनों ही आंधी और तूफान की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था, जिसको लेकर के सीएम ने ये निर्देश दिए। सीएम योगी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जल्द से जल्द इस जो नुकसान हुआ था उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और इसको सर्वे को लेकर के, और जो ज्यादा जहां दिक्कत हुई है, ज्यादा जहां नुकसान हुआ है, उसको जल्द ही राहत राशि प्रदान किया जाए। कोई सीलमपुर हत्याकांड में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुणाल हत्या मामले में 7 हिरासत में लिए गए मुख्य आरोपी जिक्रा साहिल दिलशाद गिरफ्तार किए गए। कई नाबालिग संदिग्ध हुए पुलिस की हिरासत में। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुणाल हत्या मामले में अब 7 आरोपी हिरासत में है। मुख्य आरोपी जिक्रा समेत जो तमाम लोग थे वो अब हिरासत में ले लिए गए हैं। कुणाल हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 जो मुख्य आरोपी थे उनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो लगातार फरार चल रहे थे हत्या के बाद से। इसको लेकर के पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी जिक्रा साहिल दिलशाद गिरफ्तार किए गए और साथ ही साथ कई जो नाबालिग हैं वो भी पुलिस की हिरासत में हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और कहा कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजटेड है। वही केंद्र ने यह भी कहा कोर्ट से कि आप संसद से जो पारित कानून है उस पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। खैर, मुद्दा आगे के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया, लिहाजा वक्फ कानून जिसके तस बरकरार है। ऐसे में नए वक्फ कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के क्या कुछ मायने हैं और वक्फ पर सुप्रीम फैसले का क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन को लेकर ऐतिहासिक बहस हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए और ये साफ कर दिया कि अगर वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया तो ये एक गंभीर संवैधानिक संकट को जन्म देगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने सवाल किया कि जब कोई संपत्ति अल्लाह को समर्पित की गई हो तो आप रजिस्ट्रेशन का कागज कैसे मांग सकते हैं।
लाया जा सकता। बकौल सुप्रीम कोर्ट, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था का भी है। क्या कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अदालत का स्थान ले सकती है? क्या सरकार कानून बनाकर इतिहास को मिटा सकती है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन की सुनवाई में बहुत कुछ साफ कर दिया और अपना अंतरिम आदेश भी सुनाया। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो जानिए। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। सरकार के जवाब तक यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बोर्ड अथवा परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। केवल 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। तो कुल मिलाकर विरोध की अर्जियों पर बाद सरकार को 7 दिन का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देश की सर्वोच्च अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून मामले में अंतरिम आदेश पारित कर केंद्र से 7 दिन में जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। वो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम और केदारनाथ यात्रा को लेकर खुद मॉनिटरिंग की है। मैराथन बैठकें ली ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो। हर उन जरूरी बातों का भी ध्यान रखा गया है जो यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन उन्हें पुख्ता कर रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसे सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से उन्होंने संवाद किया है और श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, इस संकल्प को लेकर काम किया है। 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। ये हमारा मैराथन बैठकें की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अधिकारियों से हाली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाने पर जोर दे रहे हैं और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है, इसके लिए अधिकारी को सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। वहीं श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस साल आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं, जो कि 24 घंटे संचालित रहेंगे। हमने 4 धाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को
चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि काफी कार्य किए जाएंगे। चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की शान है और इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आए उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो यात्रा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की भी आवाजाही होती है। ऐसे में उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा बनता है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन तो 28 से हो रहे हैं पर्यटन के पोर्टल पर। 28 अप्रैल से सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से हों या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है और 2021 से इसको हमने लाइव किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर अप्लाई करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज़ करेंगे वहाँ पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हमारे स्टेट की गाड़ियों के लिए और जो अदर स्टेट की जो गाड़ियाँ 13 सीटर तक हैं उनके लिए पूर्व की भांति ही ग्रीन कार्ड होगा, जो कि 30 नवंबर तक मैक्सिमम, और उसके अलावा जहाँ तक उनके डॉक्यूमेंट की वैधता होगी वहाँ तक एक बार ही उनको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा परिवहन कार्यालय में आके। लेकिन जो 13 सीटर से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं जो कि यात्रा पर आएंगी अदर स्टेट की, उनको 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा इस बार से। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ अदर उसमें आ रही हैं यात्रा के अलावा कहीं पे ऐसे पर्यटक के तौर पर अगर आ रहे हैं तो उनको भी इस बार 15 दिन का जो ग्रीन कार्ड है वो लेना ग्रीन कार्ड पोर्टल के थ्रू अनिवार्य किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनीता चमोला की माने तो 13 सीटर और उनके ऊपर के वाहनों को 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड भी दिया जाएगा, जबकि चारधाम के अलावा किसी और स्थान पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों को भी 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा सीजन में कमर्शियल वाहनों का संचालन करना पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा और इसके लिए कड़ी कार्रवाई के प्रावधान भी परिवहन विभाग निश्चित कर रहा है। कुल मिलाकर इस साल चारधाम में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के कयास हैं, जिसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का अनुपालन न किए जाने पर हर विभाग कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो यात्रा को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि पिछले वर्षों में आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस बार सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है, ताकि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की आन बान और शान है, इसे सुगम और सुरक्षित बनाकर धरातल पर भी उतारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वे जल्द ही इस यात्रा के लिए नोटिस जारी करेंगे। कोविड महामारी की वजह से यह यात्रा 2020 से रुकी हुई थी, लेकिन अब यह फिर से शुरू हो सकती है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई मुद्दे ऐसे थे जिनका जिक्र हम आप आगे करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा है कि विदेश मंत्रालय की ओर से जो कुछ कहा गया है उससे भारत और चीन में बेहतर होते संबंधों की भी झलक दिख रही। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भगौड़े मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे, कैलाश मानसरोवर यात्रा सहित कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। हम उसके प्रत्यर्पण पर बेल्जियम पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेहुल चौकसी को जल्द भारत लाया जाएगा ताकि उसे अदालत के समक्ष पेश किया जा सके। Sahil, we on Mehul Choksi case, we, as you are aware, based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his extradition to India so that he can face trial in the country. Can we have more questions? Should we go this side then? Santosh ji. सर संतोष ठाकुर नवादा से। सर चाइना ने ये बोला है कि गौरतलब है कि मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जांच एजेंसियां पिछले 2 महीने से बेल्जियम एजेंसियों के संपर्क में थीं। भगौड़ा चौकसी पीएनबी बैंक के घोटाले का आरोपी है। दरअसल चौकसी कैंसर का इलाज करने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था और वहां से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले भारतीय जांच एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस 21 से 24 अप्रैल को पहली बार भारत दौरे पर रहेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आपको जानकारी दी। उनकी यात्रा 21 से 24 अप्रैल तक है। उस यात्रा के दरमियान उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होगी। उस दौरान जो बातचीत होगी उसमें जितने मुद्दे हैं भारत और अमेरिका के बीच, द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होगी। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। भारत और अमेरिका के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ यूएस टैरिफ पर भी बातचीत की जाएगी। जायसवाल ने आगे कहा कि हम अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे हैं ताकि द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया जा सके। अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर रही है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अच्छे टर्म्स पर हो सके। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। उसके अलावा आपका सवाल था कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा यस, उसमें जो है हम लोग जल्द ही उस पर कुछ और नोटिस पब्लिक के लिए जारी करेंगे और जल्द ही यात्रा शुरुआत होने की संभावना है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जल्द ही सूचना प्रसारित होगी सरकार की तरफ से। ऐसे में चाहे पाकिस्तान के सीओएस का मुद्दा हो या फिर अमेरिका के टैरिफ वॉर का, रूस और चीन के अलग अलग मुद्दों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किए हैं और भारत और चीन के बीच उड़ान के मुद्दों पर भी अपना रुख साफ किया है। कहा है कि भारत और चीन ने सैद्धांतिक रूप से हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। दोनों ही देशों की तकनीकी टीमें इस लिहाज से लगातार काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। वही सोशल मीडिया पर इन दिनों जिबली एआई ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अपनी तस्वीरों को जिबली स्टाइल में जहां एनिमेशन में शेयर कर रहे हैं,
हालांकि इस ट्रेड के पीछे छिपे जो साइबर फ्रॉड है और डेटा चोरी के संभावित खतरे हैं उससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सीईओ अंकुश मिश्रा ने इसी मुद्दे को लेकर के अलर्ट जारी किया। देखिए इस रिपोर्ट को। एनिमेटेड स्टाइल में फोटो की आई बाढ़, साइबर फ्रॉड और डेटा चोरी का नहीं ध्यान। देहरादून में घिबली ट्रेंड को लेकर अलर्ट जारी, ताकि आम से लेकर खास तक ना हो ठगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों घिबली स्टाइल की तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई इस AI जनरेटेड ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर X जैसे प्लेटफॉर्म्स, इन सब पर घिबली स्टाइल इमेज का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लोग खुद की, अपने बच्चों की, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों की भी AI टूल से बनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रेंड देखने में जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी। डेटा लीक और साइबर क्राइम का खतरा। डेटा कहीं थर्ड पार्टी के हाथ तो नहीं लग रहा? सही जानकारी के साथ जरूरी है सतर्कता। AI यूज करते वक्त कैसे करें डेटा सुरक्षा? विशेषज्ञों की माने तो किसी भी AI जनरेटेड इमेज टूल का इस्तेमाल करते वक्त डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई AI टूल्स प्रोसेसिंग के दौरान यूजर्स की तस्वीरें, उनके नाम और अन्य जानकारी स्टोर कर सकते हैं, और अगर ये डेटा सुरक्षित नहीं रहा या फिर थर्ड पार्टी के हाथ लग गया तो ये फ्रॉड, फेक ID क्रिएशन और डीप फेक जैसे खतरों को जन्म दे सकता है। अमूमन जो हमने देखा कि चीजें ट्रेंडिंग हुआ थी, वायरल हुआ थी और हर आदमी हैशटैग के चक्कर में उस ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, जिस क्रम में ये घिबली आर्ट भी काफी ज्यादा फेमस हुई। तो इसमें यह है कि देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी फोटो जो है अगर कोई AI के माध्यम से, जैसे ग्रॉक हो गया ट्विटर का या ChatGPT हो गया, बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपको घिबली आर्ट, ऐसे आपके कई सारे ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जिससे आप घिबली आर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। परंतु यह है कि जब हम कई बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, अपनी फोटो, निजी फोटोज की बात करते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि हमारी फोटो कैसे किसी प्लेटफॉर्म को मिल गई, या कई बार क्या होता है कि ऐसे AI जनरेट, कोई AI जो है अपने में कृत्रिम बुद्धि होती है, जिसको मैं सिंपली हिंदी बोलूं, तो उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि खुद से वो चीजों को मॉडिफाई कर सकती है। तो कल को हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो AI के माध्यम से आपकी फोटो, जो आपने पूर्व में उस AI को फोटो उपलब्ध करा रखी है, वो उस फोटो को मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉर्फिंग हो सकती है, मिसयूज हो सकती है। तो अल्टीमेटली कहने का उद्देश्य यह है कि आप जब भी कोई AI या किसी भी चीज को, कोई प्लेटफॉर्म को अगर अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम प्राइवेसी चेक कर लें। साथ में कोई इतनी ज्यादा निजी फोटो आप शेयर मत करें जिसमें कल को बाद में आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ कोई फोटो है उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। तो थोड़ा सा अपनी फोटो को थोड़ा देख के और संभल के ही शेयर करें। देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सीईओ अंकुश मिश्रा का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर कोई शिकायत दर्ज तो नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रेंड अलग अलग नामों से वायरल हो रहा है। घिबली, गिबली या जिबली, इनके नाम से ट्रेंड कर रहे इस AI फीचर के जरिए डेटा लीक और साइबर स्मैकिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। कई बार तो लोगों की निजी जानकारी लीक होने के भी मामले सामने आए हैं, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। अक्सर लोग सिक्योरिटी फीचर्स पर ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में अपनी तस्वीरें या फिर अन्य जानकारियां ऑनलाइन शेयर कर देते हैं। इससे उनके डेटा के मिसयूज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपकी गोपनीय जानकारी सुरक्षित है या नहीं। यानी सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप भी घिबली स्टाइल की तस्वीरें बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सावधानियों को जरूर अपनाएं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़नी है। किसी भी AI टूल को उपयोग करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जानें, पढ़ें, पर्सनल डेटा समझने की कोशिश करें, उसको साझा करने से बचें और अपनी असली तस्वीरें, नाम या फिर अपनी अन्य गोपनीय जानकारी अपलोड करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही चुनें। केवल विश्वसनीय, भरोसेमंद और अधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर ही अपने डेटाज को आप अपलोड करें। दोस्तों और परिवारों को सतर्क करें। इस ट्रेंड में भाग लेने से पहले अपने करीबी लोगों को भी संभावित खतरों के बारे में जरूर जागरूक करें। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चीजें आकर्षक जरूर लग सकती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी भी नए ट्रेंड में भाग लेने से पहले उसके संभावित खतरों को जान लें, समझ लें और अपनी डिजिटल प्राइवेसी को प्राथमिकता जरूर दें। कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस का साफ कहना है कि आपको सोशल मीडिया पर छाया हुआ ट्रेंड सोच समझकर यूज करना है। साइबर ठगों से बचना है, क्योंकि ये फेक ऐप्स और नकली साइट्स आपकी पर्सनल जानकारियां चुरा सकते हैं।
ऐसे में सिर्फ भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करें, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और हाँ, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो संबंधित पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।